No comment, no comments. धन्यवाद अध्यक्ष जी। Please. संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन 2022 इस विषय पर मुझे बोलने के लिए अपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, अंत्योदय दीनदयाल जी की अंत्योदय योजना, इसमें क्रियान्वित उच्च विचार के साथ क्रियान्वयन भी होता है। हमारी सरकार इसको मुख्य रूप से लेती है और दीनदयाल योजना के अंतर्गत जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, जो कहीं से भी अगर पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, किसी प्रकार से उसको योजनाएं नहीं मिल रही हैं, विकास करने का अवसर नहीं मिल रहा है, उसको ये अवसर प्रदान किया जाता है। हमारी सरकार में इस बात पर ध्यान दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत जो हमारा आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र और इन पर जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति का भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके लिए भी हम एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। और वह महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम उनके लिए चिंतित हैं, हम उनके विकास के लिए अपनी बात कहते हैं। हमारे क्षेत्र में अगर कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो हम सांसद लोग इस विषय को उठाते हैं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब अपने अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले समस्त जातियों की बात कर रहे हैं। और आज ये जो संशोधन लाया गया है, इस तृतीय संशोधन में हम उनको सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। तो इसके ही अंतर्गत एक विषय जो मैं अपने क्षेत्र का कहना चाहती हूँ कि भोपाल, सीहोर और रायसेन, ये 3 जिले हमारे रजत समाज जो धोबी समाज है उसको सम्मिलित करने के लिए 17 देश के 17 प्रदेशों में इसको सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति में पिछड़े वर्ग में थे, अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है, परंतु मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 जिले हैं। उन 3 जिलों के अलावा पूरा मध्य प्रदेश में वो पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसीलिए वो समस्या खड़ी होती है कि जब भी उस अनुसूचित जाति में जो आते हैं उनको पिछड़े वर्ग में, कहीं जाते हैं तो पिछड़े वर्ग में माना जाता है, कहीं जाते हैं तो अनुसूचित जाति में माना जाता है। एक तरह से उनका विकास कहीं ना कहीं असंतुलित हो रहा है। और इसलिए उन पूरे मध्य प्रदेश में इस धोबी समाज, रजक समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, यह मेरा आग्रह है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी, कहीं भी उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विकास, उनकी उन्नति और सब प्रकार से उनके विकास को देखते हुए उसमें उनको आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं। हम किसी विशेष जाति के बंधन में नहीं बंधे। जैसे हमारे बंधु अभी कह रहे थे कि मनुवादी लोग, तो मनुवादी कौन लोग हैं ये स्पष्ट करें, नहीं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि गुर्जर मुस्लिम, एक तरफ कह रहे हैं कि मनुवादी। इसका अर्थ क्या है? हम किसी जाति के बंधन में नहीं। मैं कहती हूँ मेरी परिभाषा विस्तृत है, वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है। और हम वसुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को मानते हुए विश्व को अपना भाई मानते और उनके निरोगी होने की कामना करते हैं। हमारे भारत में ये भेद नहीं। हम कहते हैं, इस बात का प्रमाणित करती हूं मैं कि हम जैसे साधु सन्यासी जाते हैं आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में, वहां पर जाकर कॉलेज खोलते हैं, हम हॉस्पिटल खोलते हैं, हम सेवा में रत रहते हैं। परंतु आप महोदय, आप इस बात का भी ज्ञान लीजिए कि उनके पास हमारी योजनाएं पहुंचने में रोड़ा कौन बन रहा है। ये रोड़े पर ध्यान दिया जाए, अगर इनको देखा जाए तो ऐसे ही लोग उन रोड़े बने हुए हैं और उनके पास तक सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हम उस विषय की बात करते हैं जो सबके विकास को लेकर चलते, कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई भी किसी प्रकार से वंचित ना रहे, सबको बढ़ने का अवसर मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले। महोदय, मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ कि जो पिछड़े हैं उन्हें मिलाएं, जो बिछड़े हैं उन्हें बढ़ाएं, जो नहीं हुआ वो शुरू कराएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं। भारत माता की जय। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभापति महोदय, आज का ये विषय मैं अपने क्षेत्र की बहुत पुरानी समस्या को लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ, जो सबसे बड़ी परियोजना है और बहुत पुरानी परियोजना है। और इस परियोजना के कारण हमारे सीधी जिले का सपना साकार होगा, रेल का सपना। आज तक मेरे संसदीय क्षेत्र के सीधी जिले में रेल नहीं पहुंची है सभापति महोदय।
लेकिन उससे भी बड़ी जो कठिनाई आज हम सबके समक्ष आ रही है, ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। सभापति महोदय, क्षेत्रवासियों के वर्षों की आशाएं जुड़ी हुई हैं और सनिवेदन में आपको अवगत कराना चाहती हूं कि उक्त परियोजना में भू अधिग्रहण के बदले रोजगार हेतु सन 2010 में जब हमारे क्षेत्र के लोगों की जमीनें ली गई थी तो उसके तहत कम से कम 2086 लोगों ने आवेदन किया था सभापति महोदय, और जिसमें मात्र अभी तक 1153 लोगों को रोजगार मिल पाया है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं, माननीय रेल मंत्री के भी संज्ञान में ये विषय लाना चाहती हूं। कल मैं उनसे मिलकर मैंने अपना आवेदन दिया था उन्हें और आग्रह भी किया था अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से कि 11/11/2019 में जब उन्होंने एक आदेश रेल बोर्ड की तरफ से जारी किया था तो उस आदेश के तहत मेरे इस परियोजना में जिनकी भू अधिग्रहित हुई थी उनको नौकरियां दी जा रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी आग्रह करना चाहती हूँ, अश्विनी वैष्णव जी को भी आग्रह करना चाहती हूँ जो इतना बड़ा मंत्रालय देख रहे हैं, रेल का मंत्रालय, और मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भू अधिग्रहण के बदले में नौकरियां ना बंद की जाए, रोजगार दिया जाए, क्योंकि बड़े ही कठिनाई से जो किसान हैं, जो युवा हैं, उनका परिवार, सब लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि किस तरह से हमें इस परियोजना के बदले जो जमीनें गई हैं उसमें नौकरियां मिलेगी। इसलिए मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की ओर से, वहां के सांसद होने के नाते और इस सदन की सदस्य होने के नाते मैं आग्रह करती हूं आपके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारी सरकार को, माननीय रेल मंत्री जी को कि भू अधिग्रहण के बदले ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना में हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। ये मेरा लॉटरी में अध्यक्ष सर, मैं कल से एक सूची बना रहा हूं और मैंने सोचा था कि कल शाम को जब मैं सदन से गया था तो मेरी समाप्त हो गई और कल से लेकर अभी तक हमारी सूची 52 तक पहुंच गई और ये 52 वो लोग हैं जिनकी पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है कि इतने लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुआ है। और अभी आज के तारीख में 100 से अधिक लोग ऐसे हैं जो अंधेपन की स्थिति में हैं और ये सूची 100 से भी बढ़ सकती है। जहरीली शराब बिहार में पी करके मेरे संसदीय क्षेत्र, मेरे जिला में मरने वालों की सूची है। महोदय, पूरे साल हम लोगों ने देखा है न भूकंप में इतने लोग मरे हैं, न तूफान में इतने लोग मरे हैं, लेकिन एक जिला में एक समय में जहरीली शराब पी करके लगभग 52 लोगों की सूची आ चुकी है और लगातार मैं सूची को अपडेट कर रहा हूं और जैसे बाहर निकलता हूं ये सूची बढ़ जाती है। मेरा ये आपसे सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि नीति बनाना सरकारों का अधिकार है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। बिहार सरकार ने अगर शराबबंदी की नीति बनाई है तो नीति का अनुपालन भी करना उसी का जिम्मेवारी है, और नीति का अनुपालन नहीं होता है और लोग इस जहरीली शराब से मरते हैं तो उसका भी दायित्व उसी राज्य सरकार का है जो अपने आप उस नीति का अनुपालन नहीं करती है। पूरा का पूरा दायित्व इन गरीब लोगों के मरने वालों की जो सूची हमारे पास है उसका दायित्व है। महोदय, ये जो सूची हमारे पास है, इस सूची समाप्त नहीं हुई है। इसमें वो तमाम जाति के लोग हैं जिसके बारे में बिहार सरकार रोज कहती है कि हम इन गरीबों का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की बात करती है और मरने वाले में सबसे अधिक उन गरीबों की सूची है जो बिहार में हमारी सरकार, जो वहां की सरकार है, वो दावा करती है। और ये गरीबी का मार के साथ साथ जहरीली शराब का मार बिहार में इन गरीबों पर पड़ रहा है और आखिर इसका उत्तर कौन देगा? महोदय, चाहे वो मशरक हो, चाहे मरहोड़ा हो, चाहे अमनौर हो, चाहे ईश्वरपुर हो, चाहे नगरा हो, ये पूरा का पूरा जिला। मेरा एक सवाल होता है, एक जगह एक स्थान पर जहरीली शराब से लोग मर सकते हैं, आखिर ये नेटवर्क कैसा है पूरे बिहार में कि एक जगह लोग नहीं मर रहे हैं, पूरे जिला में? इसका मतलब ये तस्करी है, सरकार की विफलता है, लोग मौत से जूझ रहे हैं। आखिर ये बिक्री का जाल बनाया किसने? किसने? राजनीति छोड़िए महोदय, संवेदना तो होता है राजनीति में, कोई ना कोई तो उत्तर देगा कि इन गरीबों के मौत का जिम्मेवार कौन है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सर, बिहार की स्थिति बहुत खराब है और ये स्थिति इतनी खराब है, अगर इस सदन को संवेदना न जगे, 100 लोग मर जाए, पूरे दुनिया में आज के तारीख में 100 लोग इस प्रकार से नहीं मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी विफलता है। मेरा मांग है सरकार से और गृह मंत्री जी से कि अविलंब सेंट्रल टीम भेजी जाए। और क्या बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है? क्या सरकार वहां समाप्त हो चुकी है? क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग सेंट्रल टीम भेज करके महोदय और निश्चित रूप से एक रिपोर्ट मंगाया जाए कि क्या सरकार को निहाल चंद्र चौहान जी।